आज की हमारी वीडियो एक टिकटॉकर जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, एक मासूम सी लड़की जिसका नाम था सना यूसुफ। वो एक मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। उसके तकरीबन 7 लाख के करीब टिकटॉक के ऊपर फॉलोइंग थी। एट द सेम टाइम तकरीबन मोर देन 5 lakhs उसके पास जो है वो फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे भी थे। वो एक चुलबुली सी प्यारी सी एक बच्ची कह लें, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी और किसी को उसकी खुशियाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हो सकें और एक और हवा की बेटी को इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत कर दिया गया। ये कहानी है 2 जून 2025 की इस्लामाबाद में वाक़ एक घर की। सना यूसुफ बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान से रहने वाली एक लड़की थी, जो कि बेसिकली अपने कुछ टिकटॉक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा उसने पजीराई हासिल की, काफ़ी मशहूर हुई। छोटे बचकाने तरह की वो वीडियोस बनाती और देखते ही देखते उसकी फैंस फॉलोइंग बढ़ती गई और इसी तरह से वो एक आइकॉनिक स्टार होते हुए दुनिया के सामने आने लगी। कुछ ब्रांड्स भी उसे अप्रोच करते थे, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स के लिए वो एक मॉडलिंग भी करती थी, लेकिन वो एक खुशपाश अपने कई इंटरव्यूज में वही बता चुकी कि मेरा किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, मेरे लिए अपने वालिदैन की खुशी से बढ़कर और कोई भी चीज़ नहीं। वो एक छोटी सी लड़की जो कि बेसिकली एक बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी खुशियाँ किसी से बर्दाश्त ना हो सकें। ये बिल्कुल नाज़रीन इसी ही तरह से केस है कि जैसे हम अगर आपको ये बताएं कि पिछले दौर में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से हमारे पास जो है वो नूर मुकद्दम का जो केस हुआ, जिस हवाले से आप सब जानते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र जो है उन्होंने उनका बहुत बेदर्दी से कत्ल किया। हम इस वक्त बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे जिक्र करना सारा इनाम का कि जिनका बेदर्दी से कत्ल किया गया, जो कि किया शाहनवाज अमीर ने। ये वो दरिंदे थे बेसिकली कि जिन्होंने हवा की बेटियों को इस सरजमीन पे नहीं रहने दिया और वो सारी लड़कियां मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और ये सारे अमीर ज़ादे ना सिर्फ जो है वो उनकी हैवानियत का शिकार शायद बनाते थे, एट द सेम टाइम उन्होंने उनकी जिंदगियां भी हमेशा हमेशा के लिए उनसे छीन ली। वो दरिंदा मर्डरर जिसने कि सना यूसुफ का कत्ल किया, उसके बारे में कुछ मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि उसका पूरा नाम उमर हयात था। वो फैसलाबाद का रिहायशी था और बेसिकली उसकी एक माँ जो कि इस दुनिया में नहीं रही, उसकी 2 बहनें जिनकी शादी हो चुकी है और इससे पहले उसका एक भाई भी था जिसने चंद साल पहले सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, नफ्सियाती इश्यूज की वजह से मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि उसके भाई ने सुसाइड अटेम्प्ट की थी और इसके फादर जो कि बेसिकली एक 16 ग्रेड के ऑफिसर थे लेकिन रिटायर्ड हो चुके अपनी जॉब से, वो अपने घर से किसी भी मुख्तलिफ कामों से जो है वो बाहर हुआ करते और अक्सर जो है उमर हयात अपने घर पे अकेले ही रहते और हर वक्त मोबाइल में बिजी रहते। आई डोंट नो कि उनके साथ क्या इश्यूज थे, लेकिन वो मुसलसल सना यूसुफ का पीछा करते रहे, उन्हें फॉलो करते रहे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो उनके घर के चक्कर ही क्यों ना काटें। ये भी रिपोर्ट करता है मीडिया कि 29 मई जो कि बेसिकली बर्थडे थी सना यूसुफ की और उसने उसको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट भी किया और कुछ वीडियोस भी अपनी बर्थडेज की जो है उन्होंने सोशल मीडिया पे जो है वो टेलीकास्ट की थी या पोस्ट की थी। काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था सना यूसुफ का अपने चाहने वालों के ऊपर। लिहाजा इसके बारे में बताया जाता है जो कातिल, जो दरिंदा कातिल उमर हयात, ये 29 मई को भी जो है वो सना यूसुफ के घर पे पहुंचा था। इसने बहुत ज़्यादा कोशिश की उनसे मिलने की, लेकिन इसको इजाज़त नहीं मिल सकी। आखिरकार ये उस दिन फिर वापस अपने घर को लौट गया और बिल्कुल एक प्लानिंग के साथ, अपने साथ हथियार लेकर, अपने साथ एक गन लेकर ये 2 जून को वापस इस्लामाबाद में पहुंचता है एक किराए की गाड़ी करके। और वहां पर पहुंचने के बाद जो है ये किस तरह से उसके घर में पहुंचा, किस तरह से अंदर गया, किसने इसका दरवाजा खोला उसके घर का और किस तरह से ये अंदर पहुंचा। इसने वहां पर पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा इसरार किया कि मुझे मिलने दिया जाए सना यूसुफ से, मैं उसका फ़ैन हूँ, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे ऑटोग्राफ लेना है। आखिरकार किसी
तरह से इसको इजाज़त मिल गई वहाँ पर उसे मिलने की। जब ये अंदर पहुँचता है तो ये वहाँ पर अपनी मोहब्बत का और दोस्ती का इजहार करता है। सना यूसुफ एक इंतहाई डिसेंट और एक अच्छी लड़की थी। उसका किसी भी तरह से कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था, किसी भी तरह से कोई रिलेशनशिप में वो नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसे मुकम्मल तौर पे जो है वो इनकार कर दिया किसी भी तरह की रिलेशनशिप में रहने के लिए, ना ही दोस्ती एक्सेप्ट की इसकी। और आखिरकार इसने दिल बर्दाश्ता होकर उसको उसके सीने में 2 गोलियां जो है वो फायर कर दी और इसी तरह से उसकी जो है वो जान वहीं पर चली गई। उसे इस हॉस्पिटल में लेके जाया गया, लेकिन उसने जो है वो ज़िंदगी उसकी शायद इतनी लिखी थी और वो जो है एक दरिंदा सिफत इंसान का हमेशा हमेशा के लिए शिकार हो गई और यहाँ पर इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गई। यहाँ पर मैं नाज़रीन इस बात का भी जिक्र करता चलूँगा कि एक नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ थी एडोलेंस उसका नाम था, जो कि बेसिकली कुछ अर्सा पहले नेटफ्लिक्स के ऊपर जो है वो शाया हुई या जिसे कहें कि रिलीज़ हुई। उसमें इसी तरह से बताया जाता है कि स्कूल गोइंग कुछ किड्स से या कॉलेज गोइंग कुछ किड्स से, जो कि बेसिकली उसमें एक छोटा लड़का जो है अपनी ही क्लास की एक लड़की जो है उसका मर्डर कर देता है। और ये सारी चीज़ें इसलिए बताई गई थी क्योंकि यहाँ पर इस बात में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है एक मैं इशारा देना चाहूँगा कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनकी एफिलिएशन, उनकी कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ना होने के बराबर है। लिहाजा हमें ये भी एक मैसेज मिलता है कि हमें अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या पसंदीदगीज़ हैं, क्या नापसंदीदगी है, वो कौन से इन्फ्लुएंस का शिकार हैं, उनकी मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो अपने सोशल मीडिया पे मोबाइल फ़ोन के ऊपर कर क्या रहे हैं, ये सारी चीज़ें तमाम पेरेंट्स के ऊपर जो है वो एक तरह से लाजिम हो जाते हैं इस तरह के केसेस को देखने के बाद कि हम जो है वो ये ज़रूर अप्रोच रखें अपने तमाम बच्चों के ऊपर, ताकि इस तरह के जो मज़ीद केसेस हैं वो इस दुनिया में कभी भी जो है वो वापस ना हो पाएँ। शायद वो लड़का जो कि मर्डर था उसकी एज भी 22 साल बता दी जाती है, जो कि इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी उस एज में यकीनन नहीं आती। ये उसके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट था कि वो किस तरह से अपने बेटे को, उसके फादर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कुछ सवालिया निशान हैं कि उसने अपने बेटे की हरकत को क्यों ना चेक किया, क्यों ना देखा कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, उसके इंटरेस्ट्स क्या हैं, उसके मेंटल लेवल क्या है, उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या अगर हैं तो वो क्यों है, और अगर नहीं है और उसने डेलिबरेटली सब कुछ किया है तो उसने ऐसा क्यों किया। लिहाजा इससे हमें ये भी एक तरह से मैसेज मिलता है कि आजकल की जो यूथ है, जो मुख्तलिफ केसेस हमने सुने हैं, देखे हैं, उससे हमें यह मैसेज मिलता है कि आजकल जो यंग जनरेशन है इनमें सेंस ऑफ टॉलरेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये बिल्कुल भी इनके अंदर जो है बर्दाश्त जो है वो अब नहीं रही। लूज टेम्पर बहुत ज़्यादा आजकल के लोग जो है वो होते चले जा रहे हैं कि छोटी छोटी बातों के ऊपर नाराज़ होना, रिश्तों को ख़त्म करना या फिर गन निकाल के किसी की ज़िंदगी ले लेना एक आम सी बात बन चुकी है। ये एक सवालिया निशान है इस्लामाबाद की पुलिस के ऊपर भी, सिक्योरिटी पर्पस के ऊपर भी और सिक्योरिटी मेजरमेंट्स के ऊपर भी, कि किस तरह से एक शख्स एक हथियार लेके, एक गन लेके पूरा प्री प्लान करके इस्लामाबाद में दाखिल होता है एक हथियार के साथ, और उसके बाद एक मासूम बच्ची की जान ले लेता है और आज़ादी के साथ जो है वो अपने घर पे भी पहुंच जाता है। और जो है वो अगरचे वो पकड़ा जाता है, लेकिन उसने जो अपना टारगेट था उसने उसको किल कर दिया। एक मासूम इंसान की उसने ज़िंदगी ले ली। आखिरकार इसके पीछे कौन से अनासर हैं, आखिर कब तक हमें इस दहशतगर्दी और इन प्रॉब्लम्स का सामना करते रहना पड़ेगा। हमारे इस मुल्क में, हमारा मुल्क बहुत अजीम है, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि यहाँ पर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जो है वो हर जगह पर नज़र आए। It is the highest and most toxic form of masculinity and misogyny. ये इंसिडेंट सिर्फ फेमिनिज्म के अगेंस्ट नहीं, सिर्फ वुमेन राइट्स के अगेंस्ट ही नहीं, बल्कि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। क्योंकि हम सब लोग सबसे पहले ह्यूमन हैं, उसके बाद जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आती है। इंसानी हुकूक का आखिर कौन अलमबरदार होगा हमारे इस मुल्क में? कब तक ये मिसहैप्स, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स और
اسی طرح سے جو ہے یہ میسکرڈ، یہ مرڈرز ہوتے رہیں گے ہماری اس سوسائٹی میں۔ ثنا یوسف کا مرڈر کوئی رینڈم مرڈر نہیں تھا، یہ باقاعدہ ایک پری پلان، ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ مرڈر کیا گیا تھا۔ پولیس نے آخر اس قاتل کو کیسے پکڑا؟ اس شفاق مرڈر نے سب سے پہلے تو اس معصوم سی لڑکی ثنا یوسف کا قتل کیا، اس کے سینے میں 2 گولیاں مار دی، اس کے بعد اس کا موبائل لے کے وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ موبائل اس نے اس لیے اٹھایا تاکہ وہ اس میں سے وہ ڈیٹا ڈیلیٹ کر سکے، وہ تمام تر میسیجز جو اس کو ہیرس کرنے کے لیے کرتا تھا۔ بیسیکلی کمپلیٹلی جو کیس ہے وہ ایک ہیرسمنٹ کا، ایک سائبر ہیرسمنٹ کا۔ وہ پہلے سے ہراساں کرتا رہا، اس کے بعد اس کو فالو کرتا رہا، اور آخر کار وہ اس کے گھر پہ پہنچ کے اس نے اس کی جان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے لے لی۔ آخر کار جب اس نے اس کا موبائل لے کے وہ گھر چلا گیا تو پولیس نے اس موبائل کے تھرو، چونکہ اس نے وہ موبائل آف نہیں کیا تھا، اور اس کی لوکیشن کو ٹریس کر کے پولیس نے اس کے گھر پہ چھاپا مارا اور وہ وہاں پر موجود تھا، اور اس طرح سے وہ گرفتار ہو گیا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو کامنٹس ہیں ان کی پوسٹ کے اوپر کافی لوگ نیگیٹو کر رہے ہیں، کوئی انہیں کیا کہہ رہا ہے اور کوئی انہیں کیا، لیکن حقیقت کو جاننے سے پہلے کوئی بھی رائے نہ دی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ ایک 17 سالہ ایک بچی تھی، اس کا کسی قسم کا کوئی بیڈ ریکارڈ نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے چلبلی سی اور معصوم سی، کھلتی کھلاتی اور خوبصورت سی ٹک ٹاکس بناتی رہتی، جس میں ہمیشہ سے اگر آپ دیکھیں تو بچپنا ہی نظر آتا ہے۔ کافی لوگ جو کہ بیسیکلی مختلف قسم کے ہیٹ کامنٹس کر رہے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، لہٰذا اس طرح کی کوئی بھی بات ان کے اگینسٹ نہ کیا جائے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئی آنر کلنگ ہے، کوئی کہتا ہے کہ کوئی جو مرڈر ہوا ہے بیسیکلی اس کے پیچھے رابرز کا ہاتھ ہے، کہ کوئی رابری کرنے کے لیے ان کے گھر میں آئے تھے، تو کوئی کیا کہتا ہے، لیکن کمپلیٹلی یہ جو کیس ہے وہ ایک سائبر ہیرسمنٹ کا ہے، ٹارگٹ کلنگ کا ہے، باقاعدہ پری پلان ہو کے ہتھیار ساتھ لے کے جو شخص ان کے گھر پہ پہنچتے ہیں ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا، یا تو وہ ایکسیپٹ کر لیں ان کی فرینڈشپ کو، یا پھر وہ ان کی زندگی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں۔ آخر کب تک یہ ہوا کی بیٹیاں اس دنیا سے اس طرح سے رخصت کرتی جائیں گی؟ ہم سب کو اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں اور بہنوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔